नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग अपने टैब पर कुछ कर रहे थे, तभी उसे अपने स्क्रीन पर एक शख्स दिखाई देते हैं और अब वो उस शख्स से कहते हैं, वैसे तुम अब मेरे कब्जे में हो और सब तुम्हारे सर जी अब तक तुम्हारे पास से पहुंचे नहीं है। इस बात पर अब वो शख्स किंग से कहता है कि मैं भले ही तुम्हारे पास हूँ, लेकिन हाँ मैं भले ही तुम्हें पसंद भी ना करता हूँ, लेकिन एक बात तो है, तुम्हारी सोच क्योंकि तुम्हारी सोच तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम क्या सच में मेरी तारीफ कर रहे हो? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम उस कैद से आजाद नहीं हो सकते हो। तुम्हें जिंदा रखा गया है, ये मेरा एहसान है। तुम्हें मेरा ये एहसान मानना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा कि तुम इस चीज़ का एहसान मानो भी। अब किंग की इस बात पर अब वो शख्स कहता है, एहसान तुम मेरा मानो कि मैं जानता हूँ कि वो आयशा मारवा तुम्हारी। अब उस शख्स ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी बॉडी में अब एक जोर से झटके लगने लगते हैं, मानो उसे यहाँ पर जोर के शौक लग रहे हों। ये देखकर अब किंग कहते हैं, तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। ये मत भूलो कि तुम अभी भी मेरी कैद में हो। अरे मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे। मैंने तुम्हें इतना भी बोलने का हक नहीं दिया है। ये कहते हुए ही किंग अब गुस्से में अपने टैब को उठाकर अब उसमें कुछ टाइप करने लगते हैं और कुछ ही देर में भी यहाँ पर दीवार की स्क्रीन भी अब एकदम से गायब हो जाती है। जैसे ही ये स्क्रीन अब गायब होती है तब किंग वहाँ पर अपनी चेयर पर बैठकर अब अपनी ही सोच में चले जाते हैं कि तभी उनके रूम का अब दरवाजा नॉक होने लगता है। किंग जैसे ही अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास जाते हैं और जब उसे खोल देते हैं तो सामने अपनी स्टैचू को देखकर अब किंग यहाँ पर अपनी स्टैचू से कहते हैं, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अब किंग की इस बात पर स्टैचू कहती है, सावित्री ने बताया है कि कभी आयशा को होश आ गया है और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं। अब स्टैचू की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है फिर मैं आता हूँ। ये कहते हुए ही किंग अब मिरर के सामने जाकर अब अपने मास्क को हटाकर रोहित का फेस मास्क को लगा देते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पर शायद आयशा को और भी ज़्यादा दुख में नहीं देख सकते थे। और रोहित के मास्क को लगाने के बाद साथ के साथ अब वो रोहित की आंखों जैसी आई लेंसेज भी अब अपनी आंखों में लगा लेते हैं, जिससे देखने वाले को यही लगे कि ये खुद रोहित ही है। और अब वो पीछे मुड़कर अब उस स्टैचू से कहते हैं, वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं? सच बताना, अब मैं लग रहा हूँ ना तुम्हारे युवराज के जैसा? किंग की इस बात को सुनकर अब वो स्टैचू कहती है, यस किंग, आप बिल्कुल युवराज की तरह ही लग रहे हो। कोई भी आपको देखकर ये नहीं कह सकता कि आप युवराज नहीं हैं। यहाँ अब स्टैचू की ये बात सुनने के बाद अब किंग को यकीन होता है कि उसे अब आयशा के सामने जाना चाहिए, क्योंकि रोहित की मौत की खबर सुनने से आयशा की जो हालत थी वो किंग से भी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ किंग अब अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर के पास जाने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इधर आर्यन अपनी दादी माँ के रूम में आ जाता है, क्योंकि सावित्री आर्यन को उसके पास बुलाकर लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर आर्यन अब वहाँ उन्हें देखकर तो अब आर्यन भी दौड़कर अपनी दादी माँ के पास चला जाता है और वो पहले तो काफ़ी देर तक अपनी दादी माँ को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था और अब उसके पास बैठकर अब उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो वहीं सावित्री भी अब आयशा मारवा का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर सावित्री और आर्यन दोनों ने ही आयशा मारवा के एक हाथ को पकड़ा था और अब वो सावित्री कहती है, मैडम ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ये मत कीजिए। यहाँ आयशा मारवा अपना हाथ छुड़ाते हुए ही कहती है,
मुझे मुझे छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जी सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की तो अभी जाने की उम्र भी नहीं थी, और मैं देखो जिसे जाना चाहिए था वो अब तक यहाँ पर सब पर बोझ बन के पड़ी हुई है। अब सावित्री की ये बात सुनते ही आर्यन अब जोर से अपनी दादी माँ को हक कर लेता है, और अब वो अपनी दादी माँ को हक करते हुए कहता है, दादी माँ, डैड बिल्कुल ठीक हैं, आप अब प्लीज़ आप बालकनी से अपने बेड पर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ आर्यन अब सावित्री की मदद से अब आयशा मारवा को बालकनी से उनके बेड की तरफ लेकर जाने लगता है। जैसे ही आर्यन और यहाँ पर सावित्री आयशा मारवा को उसके बेड की तरफ लेकर पहुँचने ही वाले थे कि तभी अब सभी के ही कानों में वहाँ पर जूतों के नोक होने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके रूम की तरफ ही बढ़ रहा है, और अब उनके रूम की तरफ कौन आ रहा है ये जानने के लिए अब सभी की नज़र ही अब वहाँ पर दरवाजे के पास थी। कुछ ही सेकंड में अब वहाँ पर एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही सभी की नज़र अब उस शख्स पर जाती है तो सभी बस फटी हुई आंखों से अब उस शख्स को ही देख रहे थे। इधर आयशा मारवा ने जब उस शख्स को देखा तो उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। वो बड़ी ही फुर्ती के साथ अब अपने बेड से उठकर दौड़ती है, और वो सीधा ही उस शख्स के पास चली जाती है, और उसके पास जाते ही उसके चेहरे पर अपने हाथ लगाते हुए कहती है, रोहित। ये कहते हुए ही अब वो जल्दी से उसे अपने गले से लगा लेती है, और रोहित को अब अपने गले से लगाकर अब आयशा मारवा कहती है, तुम ठीक हो मेरे बच्चे। ये कहते हुए ही आयशा मारवा कभी अब किंग के बालों पर अपने हाथों को फेरती तो कभी अपने हाथ को उनके गालों पर, क्योंकि एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, आयशा यहाँ पर किंग के बालों और उसके गालों को ऐसे ही सहला रही थी, और अब वो उसके गालों पर हाथ लेकर जाकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। अरे वो न्यूज़ चैनल वाले कितना बकवास कर रहे थे कि करण गुलेरिया ने तुम्हें गुलेरिया हाउस के टेरेस से धक्का दे दिया है। सच में ये लोग कितने झूठे होते हैं, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि सच में मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने भी देखो ना उनकी इन झूठी बातों पर विश्वास कर लिया, और देखा ना मैंने कंफर्म भी नहीं किया। अरे कैसी माँ हूँ मैं, मुझे एक बार खुद से तो कंफर्म करना चाहिए था ना। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है, तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ बनाऊंगी, बता क्या खाएगा। मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, और मैं भी खाऊंगी। ये तो वही रूम है ना रोहित, जब अनिका हम सभी को तेरे बर्थडे पर यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आई थी। तुम्हें इसे परचेज कर लिया है क्या? क्योंकि मुझे पूरी तरह से याद है कि हम यहाँ पर तब आए थे। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब किंग एक बच्चे की तरह जैसे रोहित अपनी माँ से बात करता था, अब उसी तरह से ये किंग कहते हैं, ये आपका ही है, जहाँ चाहें आप वहाँ जा सकती हैं। आप अब चलो अपनी मेडिसिन खा लीजिए, क्योंकि अब आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। ये कहते हुए ही किंग अब आयशा मारवा को अब बेड की तरफ लेकर जाने लगते हैं, तो वहीं अब वो जब बेड के पास पहुंचते हैं तो बेड के वो आयशा मारवा को अब बेड पर बिठा देते हैं। आयशा को बेड पर बिठाने के बाद अब किंग वहां पर रखी हुई एक टैबलेट में से एक गोली को निकालते हैं, और अब वो यहाँ पर आयशा को उसे दे देते हैं। अब उस दवा को खाने के बाद अब आयशा मारवा फिर से गहरी नींद में चली जाती है। तो यहाँ पर किंग अब आर्यन से कहते हैं, तुम जाकर अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करो। इधर ये बात सुनते ही अब आर्यन कहता है, डैड क्या आप मेरे साथ चेस नहीं खेलेंगे? अब आर्यन की इस बात पर अब किंग कहते हैं, अभी 1 घंटा टाइम है, तुम अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले सोल्व करो, और हाँ जिन प्रॉब्लम्स को तुम सोल्व ना कर पाओ उसे मार्क कर देना, मैं आकर तुम्हें बता दूंगा।
अब किंग की इस बात पर अब आर्यन कहता है ओके डैड, बट अभी आर्यन की ने इतना ही कहा था कि आर्यन की इस बात पर अब किंग कहते हैं जो भी कहना है कहो। इधर ये कहते ही ये सुनते ही अब आर्यन कहता है डैड, मुझे मोम की बहुत ही याद आ रही है और अपने सिबलिंग्स की भी, क्योंकि मैं रिया और अलेक्जेंडर को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या क्या आप रिया को मिस नहीं कर रहे हैं? अब आर्यन की ये बात सुनते ही अब किंग आर्यन को एक तेज लुक देते हैं और वो अब उससे कहते हैं तुम्हारे भाई और बहन वो एक साथ नहीं है, इसलिए अभी जाकर अपने सम्स को सोल्व करो। और हाँ, तुम्हें पहले ही बता दिया गया है ना कि तुम्हारी मम्मा तुमसे मिलने आ जाएगी। अभी वो किसी जरूरी काम में बिजी है, तुम अपनी माँ के बारे में चिंता मत करो, वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। किंग की ये बात सुनते ही अब आर्यन वहाँ से चला जाता है और वो उसके जाने के बाद अब वहाँ सावित्री कहती है किंग युवराज कहाँ है? सावित्री की इस बात पर अब किंग कहते हैं तुम्हारे युवराज भी अपने काम में बिजी हैं, मैं यहाँ हूँ आयशा के साथ, तब तक तुम आर्यन को देखो। ये सुनते ही अब सावित्री भी किंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगती है। यहाँ सावित्री के जाने के बाद अब किंग अपने हाथ से आयशा के सिर पर अब थपकी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन में रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में भर रखा था, लेकिन यहाँ अनिका के दिमाग में अभी भी आलिशा की कही हुई बातें ही चल रही थी। रोहित अब अनिका को किस करता है, कभी वो उसके गाल पर किस करता है, तो कभी उसके माथे पर, तो कभी उसके कंधे पर। या अनिका को अभी अपनी किसी सोच में खोया हुआ देखकर अब रोहित कहता है क्या बात है अनिका, आज मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं रही हो। ये ऐसा तो कभी नहीं होता अनिका, क्या कौन सी सोच में डूबी हुई हो? अब रोहित की इधर ये कहते हुए ही रोहित अभी अनिका की पलकों पर अब किस कर देता है। या अनिका अब अपने हाथ को रोहित के होठ पर रख कर कहती है मिस्टर मारवा, क्या अलीशा गुलेरिया हाउस पहले कभी गई थी? और तो क्या आप भी उनके साथ उस समय गुलेरिया हाउस में गए थे? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है इतनी पुरानी बात तुम क्यों पूछ रही हो? क्या कुछ हुआ है क्या अनिका? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा प्लीज बताइए ना, मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है उस वक्त मैं 5 या 6 साल का रहा होऊंगा अनिका, जब पापा अलीशा को लेकर आए थे और मैंने उनसे नानी माँ के घर जाने की जिद की थी, क्योंकि उस वक्त माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और उनकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं अपनी नानी माँ को बहुत ही मिस कर रहा था। उसी वक्त पापा हमें गुलेरिया हाउस लेकर गए थे। और ये कहते हुए रोहित अब उस दिन के ख्यालों में चला जाता है जहाँ वो और आकाश एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आकाश अब खेलते हुए रोहित से कहता है थैंक यू मेरी स्टडी में मेरी हेल्प करने के लिए। अब चलो बाहर चलकर फुटबॉल खेलते हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है बाहर चलते हैं। यहाँ आकाश अपनी बॉल लेकर अब रोहित के साथ गार्डन में चला जाता है और वो दोनों अब अपना गेम बाहर खेलने लगते हैं। तो वो खेल ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब एकदम से ही आलिशा की आवाज़ आती है। आलिशा यहाँ पर चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प। इधर ये आवाज़ सुनकर अब रोहित कहता है आकाश तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अब रोहित की इस बात पर अब आकाश कहता है हाँ आवाज़ तो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है या ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है जैसे कोई हेल्प चिल्ला रहा हो। यहाँ पर आकाश और रोहित दोनों ही अब इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अब रोहित की नज़र ऊपर गई तो वो अब आकाश के कंधे पर हाथ रख कर कहता है आकाश। इधर रोहित के इस रिएक्शन पर अब आकाश भी हैरान हो जाता है कि आखिर रोहित को क्या हुआ। लेकिन अब वो रोहित की नज़रों का पीछा करते हुए जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ बालकनी की रेलिंग को पकड़े हुए आलिशा लटक गई थी। ये देखकर अब आकाश कहता है ये वहाँ पर कैसे पहुँच गई? उस फ्लोर पर तो जाने से तो करण अंकल ने हमें मना किया था, तो ये वहाँ पर कैसे पहुँची? इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है अभी ये सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। यहाँ आकाश और रोहित अभी
तभी दोनों ही भागते हुए अब एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ आकाश को अब भागते हुए देखकर अब वहाँ पर मालती कहती है, क्या हुआ है आकाश बाबा, क्या इस तरह से क्यों भाग रहे हो? अब मालती की इस बात पर आकाश कहता है, मालती आंटी, आलिशा तो आपके साथ थी ना, तो वो दादाजी के रूम वाले फ्लोर पर कैसे गई और उनके रूम की बालकनी में? इधर आकाश ये कहते हुए अब रोहित के साथ एलिवेटर में आ जाता है और वो दोनों अभी 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। या मालती के जरिए अब तक सभी सर्वेंट को ही पता चल चुका था कि आलिशा कहाँ पर है, क्योंकि आकाश ने मालती को ये सब बता दिया था। यहाँ अब सिक्योरिटी गार्ड ने भी आलिशा की आवाज़ चिल्लाने की सुन ली थी कि वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए अब गार्ड भी अपने स्टाफ से कहते हैं कि जल्दी से प्रिंसेस आलिशा को बचाना होगा, हमें कुछ भी करना होगा, उन्हें गिरने से बचाना होगा, क्योंकि अगर ये गिर गई तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सुनते ही अब एक सर्वेंट कहता है, या नीचे गद्दे रख देते हैं। इस बात पर अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हाँ कुछ तो करना होगा, वरना अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो समझ लेना कि हम सभी की नौकरी गई। यहाँ पर सभी अभी नीचे गद्दे रखने लगते हैं तो वहीं मालती के साथ अभी कुछ लोग टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ अब तक आकाश और रोहित उस फ्लोर पर आ जाते हैं और वो दोनों जैसे ही अब उस फ्लोर के पास आ जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आकाश अब रोहित से कहता है, ये देखो रोहित, ये रूम बंद रहता है, यहाँ पर आने की परमिशन तो किसी को भी नहीं है। अब आकाश की ये बात सुनने के बाद अब रोहित उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस दरवाजे को वो खोल नहीं पाता क्योंकि वो बंद था। अब तक वहाँ पर शारदा भी आ जाती है और वो अब रोहित से कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस दरवाजे के पास? और आकाश बाबा, क्या आपने रोहित मारवा को यहाँ आने से मना नहीं किया? क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है ना कि यहाँ पर किसी का भी आना वर्जित है। अब उसकी इस बात पर अब आकाश कहता है, पहले आप ये बताइए कि आलिशा इस रूम में कैसे पहुंची? ये सुनते ही अब शारदा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? रूम में तो कोई भी नहीं है। इस बात पर अब रोहित कहता है, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? जल्दी से दरवाजा खोलिए, क्योंकि वो उधर बालकनी में लटकी हुई है। ये कहते हुए रोहित अब शारदा को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर अब शारदा भी कहती है, मैं खोलती हूँ। और ये कहते हुए ही शारदा अब दूसरी तरफ जाने लगती है और यहाँ नन्हे से रोहित और आकाश दरवाजे को खोलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल की गाड़ी भी अभी हॉस्पिटल से यहाँ पर सीधा ही गुलेरिया हाउस में आ जाती है और वहाँ इतना अफरा तफरी देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? बच्चे कैसे हैं? कोई बात हुई है क्या? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आइडिया नहीं है यार, बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, चल वहां जाकर ही देखते हैं। इधर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर वो दोनों उस तरफ जा ही रहे थे कि तभी धनंजय पीरामल की नजर ऊपर जाती है तो वो तेज आवाज में चिल्लाते हैं, आलिशा। इधर धनंजय के चिल्लाने की आवाज सुनते ही अब करण गुलेरिया भी जब उस तरफ देखने लगते हैं और वो दोनों अब जल्दी से गाड़ी से उतरकर वो दौड़ते हुए गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगते हैं। गुलेरिया हाउस में जाने के बाद वो जल्दी से ही अब लिफ्ट में चले जाते हैं और वहाँ का लिफ्ट का 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। यहाँ अभी करण गुलेरिया कहते हैं, समझ नहीं आता कि आखिर आलिशा उस रूम में कैसे पहुंची। यहाँ एक तरफ करण और धनंजय ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब तक शारदा उस रूम के दरवाजे को खोल देती है और अंदर जाने के बाद अब दरवाजे के पास एक बटन था, वो उसे प्रेस कर देती है। तो वहीं आकाश और रोहित भी जल्दी से भागकर बालकनी की तरफ जाने लगते हैं और वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आलिशा का हाथ तो अब तक छूटने ही वाला था कि तभी उसके एक हाथ को रोहित पकड़ लेता है और अब दूसरे को आकाश गुलेरिया पकड़ लेता है और वो दोनों ही मिलकर अब आलिशा को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो वहीं शारदा और मालती भी अब उनको आलिशा को खींचने में उनकी मदद करती हैं और वो सभी मिलकर अब आलिशा को ऊपर खींचने लगते हैं। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल भी वहां पर ऊपर आ जाते हैं। इधर अपने मामा जी को अपने पास देखकर अब आलिशा दौड़कर उनके पास चली जाती है और वो उन्हें एक जोर से हक कर लेती है और अब वो
धनंजय को हक करते हुए कहती है, मामा जी हमें हमें यहाँ नहीं रहना है। भूमिका सही कह रही थी। गुलेरिया हाउस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आलिशा को अब अपनी गोद में उठाकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, शांत हो जाइए आलिशा, पहले आप शांत हो जाइए। हाँ हम चल रहे हैं ना वापिस, लेकिन पहले आप शांत होइए। अब ये देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मेडिकल रूम में ले चलो, एक बार डॉक्टर चेक कर लेगा तो हमें भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, जल्दी चलो। इधर आलिशा को अपनी गोद में लेकर जाते हुए ही धनंजय पीरामल अब पीछे मुड़कर अब रोहित से कहते हैं, आओ रोहित। यहाँ पर सभी बाहर आ जाते हैं तो वहीं शारदा उस रूम को फिर से लॉक कर देती है। वहाँ थर्ड फ्लोर पर गुलेरिया हाउस में मेडिकल रूम बना हुआ था, इसलिए वहाँ पर उस रूम में आने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, डॉक्टर प्लीज इसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, इसे कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई है। यहाँ डॉक्टर अभी आलिशा को चेक करने लगते हैं। आलिशा को अच्छी तरह से चेक करने के बाद अब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं, मुझे बाकी सब तो ठीक लग रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी पर किसी भी तरह की इंजरी नहीं है, इवन कोई निशान भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई बहुत ही बड़ा शौक लगा है। देखिए ये बीबी डरी हुई है, क्योंकि ये बच्ची है और जो हादसा इसके साथ हुआ है उसमें डरना लाजमी है। इधर डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हुआ है आलिशा, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो अपने मामा जी से कहो। देखो मैं हूं ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अपने मामा जी की इस बात पर आलिशा कहती है, वहाँ पर कोई था मामा जी, मैंने वहाँ पर आवाज सुनी है। वहाँ एक भूत है ना, इसलिए व्योमा ने मुझे उस रूम में जाने के लिए कहा था। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया शारदा से कहते हैं, शारदा मैंने कितनी बार कहा है ना तुम्हें कि जब भी उस रूम की साफ सफाई करवाओ तो एकदम चौकन्ना होकर करवाना। अरे आलिशा उस रूम में गई तो गई कैसे? क्या तुम मुझे इस चीज का जवाब दोगी? और तुम्हें पता भी नहीं चला जब वो वहां पर उस कमरे में गई। इधर ये सुनते ही शारदा अब अपनी नजरों को झुका देती है, क्योंकि शारदा के पास तो अभी इस चीज का कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर वो वहां पर कैसे पहुंची। क्योंकि अगर उसके पास कोई जवाब होता तो वो करण को कोई जवाब देती ना, इसलिए उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ करण गुलेरिया भी शारदा को एक तेज लुक देते हैं, तो वहीं धनंजय पीरामल अभी आलिशा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आलिशा का लगातार रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आलिशा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहाँ पर अब सभी को ही उसका रोना बेचैन कर रहा था, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का इतना रोना किसी से भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर करण गुलेरिया भी अब आलिशा को चुप करवाने में लगे हुए थे। इधर कुछ ही देर के बाद जब आलिशा शांत नहीं हो रही थी तो अब धनंजय पीरामल उसे और रोहित को लेकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ अब वो जैसे ही मेन एंट्रेंस के पास जाते हैं तो वो अब पीछे मुड़कर अब करण से कहते हैं, आज के बाद आलिशा यहाँ पर कभी नहीं आएगी। ये कहते हुए ही वो दोनों ही बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इधर रोहित मारवा अपने ख्यालों में ही थे कि तभी उन्हें अनिका की आवाज आती है, जो कि कह रही थी, मिस्टर मारवा। अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित अपने ख्यालों से बाहर आकर कहते हैं, हाँ अनिका कहो ना। अब इस बात पर अनिका कहती है, आलिशा कैसे वहां पर पहुंची थी? इस बात पर रोहित कहता है, मुझे नहीं पता अनिका, ये बात तुम्हें खुद आलिशा ही बता सकती है कि उस रूम में उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे उसके एक्सपीरियंस का कुछ भी पता नहीं है। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, आपको क्या लगता है मिस्टर मारवा के आलिशा सच बोल रही थी या झूठ? अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ अनिका। इस बात पर अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि इस बात की जड़ तक जाना ही होगा, क्योंकि अगर आलिशा को कुछ वहाँ पर लगा है तो वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आलिशा ऐसे ही तो कुछ भी नहीं कह सकती। मुझे ही खुद उस रूम में जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस कॉलेज में जाकर अपने काम को पहले पूरा करना है, क्योंकि पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे वो पूरा करना है, और मुझे मिस्टर मारवा का सच भी तो जानना है।
अब अनिका को इस तरह से कहीं सोचता हुआ देखकर अब रोहित उसे फिर से पूछता है, क्या हुआ है अनिका? इधर अनिका भी नाम में अपना सिर हिला देती है। अब रोहित अनिका को अपनी बाहों में उठाता है और उसे उठाकर अब वहाँ पर बेड पर लिटा देता है। और अब रोहित अनिका को लिटाने के बाद खुद उसके ऊपर आ जाता है और अब वो उसे कहता है, इस खामोश रात को थोड़ा हसीन बना दें अगर तुम साथ दो तो। तब इस बात पर अब अनिका अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। यहाँ रोहित अब अनिका को किस करने लगता है तो वहीं अनिका को भी रोहित को अब अपने बाहों में भर लेती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले ही जा रहे थे। इधर इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस में राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल की पैकिंग अभी तक पूरी हो चुकी थी और वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों जैसे ही अभी गाड़ी में बैठने वाले थे कि तभी राजीव गुलेरिया की नज़र वहां पर मल्होत्रा हाउस की गाड़ी पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी मल्होत्रा हाउस से गुलेरिया हाउस के अंदर एक गाड़ी इंटर हुई थी। उस गाड़ी को देखकर राजीव अब अपने कदमों को वहीं पर ही रोक लेते हैं और वो उस गाड़ी को ही देख रहे थे कि आखिर मल्होत्रा हाउस से गुलेरिया हाउस में कौन आया होगा। कुछ ही देर में जब वो उस गाड़ी से अंजलि निकलती है तो राजीव को लगा कि शायद अंजलि यहाँ पर आकाश से ही मिलने के लिए आई होगी। यही सब सोचकर राजीव अभी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में अब अंजलि मल्होत्रा की एक जोरदार आवाज आती है जो कि उसे ही बुला रही थी। ये सुनते ही अब राजीव अब महेंद्र से कहता है, तुम रुको, मैं बस अभी आता हूँ। आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहती है। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ठीक है भाई, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। या अब राजीव अब अपने कदमों को अंजलि की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो अंजलि के सामने जाते हैं तो वो अब अंजलि से कहते हैं, क्या हुआ है अंजलि, तुम्हें कुछ काम है क्या? तुम्हें मुझसे क्या काम है वैसे? इस बात पर अब अंजलि अचानक से ही बिना कुछ सोचे ही जल्दी से राजीव गुलेरिया को एक जोर का हक कर लेती है। अंजलि ने जितनी जल्दी राजीव को हक किया था ये तो खुद राजीव के लिए भी चौंकाने वाला था। ये तो खुद राजीव के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि राजीव ने भी खुद अंजलि के इसी एक्शन के बारे में नहीं सोचा था कि उसे तो खुद उसके इस एक्शन पर शौक लगा था। और अब वो अंजलि को अब जबरदस्ती खुद से दूर करने की कोशिश करता है और वो उसे दूर करते हुए कहता है, क्या कर रही हो अंजलि तुम? देखो तुम अब किसी और की पत्नी हो। अब राजीव की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना तुम सालों पहले करते थे, और अगर मैं किसी की पत्नी भी हूँ तो उससे क्या ही हो जाएगा। यहाँ राजीव गुलेरिया अब खुद को अंजलि से दूर करने की कोशिश ही कर रहे थे तो वहीं अंजलि मल्होत्रा अभी राजीव गुलेरिया को अपने और भी करीब खींच रही थी, क्योंकि अंजलि पर तो यहाँ पर नेत्रा के सम्मोहन का असर हो रहा था। नेत्रा ने उसे अपने वश में कर लिया था। इधर राजीव गुलेरिया अब अंजलि के हाथों को अब जोर से पकड़ता है और उसे अब एक ही झटके से उसे दूर करते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अंजलि? इधर राजीव गुलेरिया की इस हरकत पर अब अंजलि जमीन पर ही गिरते हुए कहती है, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, मुझे खुद से अलग कर देते हो, तुम सच में कभी नहीं बदल सकते। यहाँ राजीव अभी थोड़ा झुक कर कहता है, देखो अंजलि, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। यहाँ अब तक महेंद्र पीरामल भी वहीं पर ही आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी देर तक राजीव का वेट किया, लेकिन जब राजीव वहां नहीं आया तो जब उसे राजीव के जोर से बोलने की आवाज आई तो वो खुद वहां पर आ जाता है और वो अब राजीव से कहता है, राजीव प्लीज एक बार अंजलि की आंखों में देख, ये अपने सेंस में नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अंजलि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव ने भी जब इस बात पर ध्यान दिया, जब राजीव ने अंजलि की आंखों में देखा तो उसे अंजलि की आंखों में कुछ अजीब ही दिखाई दिया, इसलिए उन्हें महेंद्र की बात सही लगती है और वो महेंद्र से कहते हैं, पहले इसे उठाकर यहाँ से
लेकर ले चलते हैं। इधर राजीव की इस बात पर महेंद्र कहता है जरूर। यहाँ पर ये दोनों अभी अंजलि को अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं और वहाँ जाने के बाद अब वो अंजलि को पकड़ने अंजलि को पीछे वाली गाड़ी में बैठाकर अब राजीव अब महेंद्र से कहता है मैंने उस केमिकल को इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, लगता है मुझे अब इसका इस्तेमाल अंजलि पर ही करना होगा, क्योंकि अगर हमने अभी अंजलि के ऊपर इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अभी के अभी अंजलि को रोकना होगा। अब राजीव की इस बात पर अब महेंद्र कहता है वो तो ठीक है भाई, लेकिन उसके बाद तू अंजलि को रखेगा कहाँ? इसे अगर वापस मल्होत्रा हाउस जाने दिया तो कहीं नेत्रा को इस केमिकल के हमारे पास होने का शक ना हो जाए, क्योंकि अगर हमने अंजलि को ठीक किया और उसे पता चला कि ये यहाँ पर हमारे पास आई थी और यहाँ से वो फिर से नॉर्मल हो के गई है, तो फिर तो नेत्रा कितनी चालाक है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। फिर तो उसे 100% यकीन हो जाएगा कि ज़रूर हमारे पास ये केमिकल है और हमने ही इसे ठीक किया है।